जब आरव गुस्से में आकर सानवी के ऊपर हाथ उठा दिया तो सानवी का हाथ पूरी तरह फट गया। उसके जख्म से खून बह रहा था और पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन किसी से मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह किसी तरह अपने घाव पर पट्टी बांधती हुई डगमगाते कदमों से डाइनिंग टेबल तक पहुंची और कांपती आवाज में बोली, माँ जी, खाना निकाल दीजिए, मेरा हाथ कट गया है, मुझे खाना निकालने में दिक्कत होगी। लेकिन उसकी सास संध्या देवी ने उसकी हालत देखकर भी दया नहीं दिखाई, बल्कि ताना मारती हुई बोली, ये देख लो महारानी जी के नए नाटक। थोड़ा सा मेरा बेटा आरव मार क्या दिया है, पट्टी बांध कर आ गई है दिखावे के लिए, अब जरूर मायके फोन करके शिकायत करेंगी। ये सुनकर सानवी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पलकों में ही रोक लिया और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके सिर और हाथ का दर्द इतना तेज था, वह बिस्तर पर लेटकर कराहने लगी। उसकी अंतरात्मा अंदर से चिल्ला उठी, पापा मुझे यहाँ से ले चलो, अगर मैं यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह जब सानवी सोकर उठी तो अपने हाथ की पट्टी बदलने के लिए गर्म पानी कर रही थी। तभी उसकी सास संध्या देवी पीछे से आई और चिल्लाकर बोली, बहू जल्दी से नाश्ता बनाओ, आज दमाजी आने वाले हैं, मेरी बेटी नेहा को घर ले जाने के लिए। ये सुनकर सानवी ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन होठों पर चुप्पी थी। वह पानी लेकर चुपचाप पट्टी बदलने लगी। तभी संध्या देवी बाथरूम से नहाकर निकली और देखा कि सानवी अब भी अपने जख्म पर गर्म पानी डाल रही थी। वह फिर ताना मारती हुई बोली, ओ महारानी, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? दामाद जी आने वाले हैं, कुछ बनाओगी या उन्हें भूखा ही भेजना पड़ेगा? सानवी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, बस वह आंखें बंद कर ली ताकि न वो आंसू बाहर आ सके और न ही दर्द कोई देख सके। फिर भी संध्या देवी बाज नहीं आई। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, अरे ये तो सुन ही नहीं रही है, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? कल की मार भूल गई क्या? यह सुनकर सानवी का सब्र टूट गया। उसने पहली बार धीमे लेकिन साफ शब्दों में जवाब दिया, सुनिए माँ जी, मैंने शादी मार खाने के लिए नहीं की है। मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार से पाला है और आप ही बताइए, मेरा हाथ कट गया है, दर्द से हालत बुरी है, ऐसे में मैं नाश्ता कैसे बना सकती हूँ? आप लोग बना लीजिए, मैं मदद कर दूंगी। सानवी के मुंह से ऐसा जवाब की उम्मीद संध्या देवी को नहीं थी। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, देख बहू, ये सब बातें हमसे बोल दी तो कोई बात नहीं, लेकिन मारपीट की बातें किसी और से मत कहना। पति पत्नी के बीच बातें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। सानवी ने उदासी भरी मुस्कान से कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, पति पत्नी की बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे पति जान से मार ही क्यों न डाले। सानवी की ये बात सुनकर संध्या देवी को शर्म नहीं आई, उल्टे वह व्यंग करती हुई बोली, हाँ हाँ, आरव ने तुझे इतना मार दिया कि तू मर ही जाएगी। नाटक करना तो कोई तुझसे सीखे। चल तुम और हम मिलकर नाश्ता बना लेते हैं। दोनों किचन में चली गई। कुछ देर बाद नेहा सोकर उठी और अंगड़ाई लेती हुई बोली, भाभी एक कप चाय दे दो ना। इससे पहले कि सानवी कुछ कहती, संध्या देवी ने कहा, अरे बहू जरा चाय चढ़ा दे। नेहा बेटी आज अपनी ससुराल जा रही है, फिर तो ये घर सोना सोना लगेगा। ये सुनकर सानवी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, माँ जी, आपको नेहा दीदी की इतनी चिंता होती है ना, जैसे उनके ससुराल में कोई तकलीफ न हो। वैसे ही मेरे माँ बाप भी सोचते होंगे ना कि उनकी बेटी कैसी होगी, खुश होगी या नहीं। खैर मुझे तो बोलने की आजादी ही नहीं है। सानवी के शब्दों में छुपा दर्द और तिरस्कार कुछ देर के लिए हवा में सन्नाटा भर गया, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उसकी भावनाओं को समझ पाता। कुछ ही देर में नेहा के पति कमल जी आ गए। घर में अचानक चहल पहल बढ़ गई। सभी लोग उनकी आवभगत में जुड़ गए। संध्या देवी भी तुरंत जाकर उनके पास बैठ गईं और जोर जोर से आवाज लगाई, अरे बहू जरा दामाद जी के लिए नाश्ता लेकर आना। सानवी ने बिना कुछ बोले ट्रे में नाश्ता सजाया और जैसे ही वो उसे लेकर बाहर जाने लगी, संध्या देवी को अचानक याद आया कि सानवी के हाथ पर पट्टियां बंधी हैं। अगर कमल जी इसे इस हालत में देखेंगे तो जरूर सवाल करेंगे और अगर बात खुल गई तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सोचते हुए संध्या देवी हड़बड़ाकर उठी और तेजी से किचन की तरफ भागे। ये सब देखकर उसके पति विनोद जी भी चौंकते हुए पूछा, अरे अरे इतना तेज कहाँ जा रही हो? संध्या देवी ने तुरंत जवाब दी, अरे दामाद जी के लिए नाश्ता लाने जा रही हूँ। विनोद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू ला रही है ना, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? लेकिन संध्या देवी की उसकी बात अनसुनी करके सीधे किचन में पहुंच गई। वहां उन्होंने सानवी के हाथ से ट्रे झट से ली और सख्त लफ्ज में कहा, किचन के बाहर कदम भी मत रखना। सानवी ने दर्द भरे स्वर में पर तंज कसते हुए कहा, हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मैं बाहर निकल गई तो शायद आपके आदर्श परिवार की पोल खुल जाएगी और फिर आपकी बदनामी हो जाएगी ना। संध्या देवी गुस्से में सानवी की तरफ घूरती रही, पर एक शब्द भी नहीं बोली और झटपट ट्रे लेकर बाहर चली गई। बाहर पहुंचते ही कमल जी मुस्कुराते हुए बोले, वाह मम्मी जी, आप तो अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हैं, उसे कोई कष्ट ना हो इसलिए खुद नाश्ता
लेकर आई। संध्या देवी ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसी वक्त आरव भी वहां आ गया और सभी लोग हंसी मजाक करने लगे। कमल जी, नेहा के साथ संध्या देवी, विनोद जी और आरव गप्पे मार रहे थे, जैसे घर में सब कुछ ठीक ठाक हो। तभी सामने वाले घर से तेज आवाज आने लगी। पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो रहा था। कुछ ही पलों में बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। ये सब देखकर कमल जी ने भौवें चढ़ाते हुए कहा, पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो बुजदिलों की तरह अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं। जरा भी शर्म नहीं आती ऐसे मर्दों को। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह में एक शब्द नहीं निकला। नाश्ता खत्म करने के बाद कमल जी ने उठते हुए कहा, मम्मी जी, नेहा तैयार हो गई तो बता दीजिए, हमें निकलना है, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। संध्या देवी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे दामाद जी, आज रुक जाइए ना, बहुत दिन के बाद आए हैं, एक दिन और रह लेते तो अच्छा लगता। कमल जी ने शिष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, किसी और बार सही, माँ अकेली रहती हैं। ये सुनकर संध्या देवी ने बेमन से कहा, ठीक है बेटा। आरव तुरंत उठकर नेहा का बैग उठाया और कार में रखने चला गया। नेहा ने भी कुछ सामान हाथ में उठाया और बाहर चलने लगी। तभी गलती से उसके हाथ से एक थैला नीचे गिर गया। कुछ सामान जमीन पर बिखर गया। ये देखकर कमल जी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से से कहा, अरे तुमसे 2 थैले नहीं संभाले जाते क्या? हर चीज गिरा रही है। अगर इसमें कुछ टूट गया ना तो फिर तुम देख लेना। ये सुनते ही सब चौंक गए। घर में एक पल को सब कुछ थमसा गया। आरव ने ये देखा तो वह गुस्से में कमल जी की तरफ बढ़ा, जैसे वो कुछ कहने या करने वाला हो। लेकिन तभी विनोद जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और सख्त लहजे में बोले, कमल जी तुम्हारी पत्नी नहीं है जो तू मार देगा, और वो भी चुप सह लेगी। ध्यान रखना, ये हमारे घर के दामाद है। विनोद जी की ये बात सुनते ही आरव और संध्या देवी सन्न रह गए। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, इन्हें ये सब कैसे पता चल गया। सानवी दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब देखकर सुन्न रह गई। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी उम्मीद की चमक थी। शायद अब उसके दर्द की भी कोई गवाही देगा। कमल जी और नेहा के जाने के बाद पूरे घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी विनोद जी ने गुस्से में आरव को घूरते हुए कहा, सुन आरव, तेरे हाथ बहुत चलने लगे हैं। अब जिस पर नहीं चलाना चाहिए उस पर भी उठाने लगा है। आज जब कमल जी ने तेरी बहन को जरा सा डांट दिया तो तुझसे देखा नहीं गया। और सोच, तू अपनी बीवी सानवी के साथ क्या किया है। अगर उसके घर वाले ने देख लिया तो तब तेरा क्या होता। ये सुनकर सब लोग सन्न रह गए। कोई भी कुछ नहीं कह पाया। पर्दे के पीछे की सारी बातें सानवी सुन रही थी। उसके आंखों में आंसू थे, पर पहली बार ये आंसू दुख में नहीं बल्कि एक उम्मीद के थे। तभी विनोद जी ने कहा, बहू बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि कौन तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। सानवी धीरे धीरे बाहर आई। विनोद जी अब आरव की तरफ देखते हुए बोले, तुझे क्या लगता है तू जो कुछ करता है वो मुझे छुपा रहेगा? मैं तेरा बाप हूँ, तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है बेटा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे खोलते ही देखा कि सानवी के पापा और बड़े भाई सामने खड़े थे। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसे लगा था कि शायद ये लोग उसे बदला लेने आए हैं। लेकिन विनोद जी ने तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, अरे आप लोग अचानक कैसे? सानवी के पापा बोले, हम लोग पास ही से निकल रहे थे तो सोचा बेटी से मिल लें, पता नहीं क्यों मन बेचैन सा था। विनोद जी बोले, बहुत अच्छा किया, आइए अंदर आइए। वे दोनों अंदर आए। जैसे ही उनकी नजर सानवी की पट्टी पर बंधे हाथों और माथे पर पड़ी चोट पर गई तो वो चौंक उठे। भाई ने फिक्र भरी आवाज में पूछा, अरे इतना जख्म कैसे लग गया? सानवी ने मुस्कुराकर बात छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, एक दिन सीढ़ी से गिर गई थी, लेकिन मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं कि जब से चोट लगी है तब से सब कुछ खुद कर रहे हैं, मुझे आराम दे रहे हैं। उसके पापा और भाई ने प्यार से समझाया, थोड़ा ध्यान रखो बेटा। कुछ देर रुकने के बाद वो लोग चले गए। सानवी जब बाहर आई तो विनोद जी ने सबकी ओर देखकर कहा, सीखो तुम लोग। इसने तुम लोग के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जबकि इतना दर्द इसने झेला है वो सोच भी नहीं सकते तुम लोग। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किसी बहू पर हाथ उठाने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि वो भी किसी की बेटी है। अपना घर, अपना लोग, सब कुछ छोड़कर हमारे साथ रहने आई है। उसका सबसे बड़ा साथी उसका पति होता है, और वही अगर उस पर हाथ उठाए तो उससे बड़ा कायर कोई नहीं होता। प्यार से हर समस्या सुलझ सकती है, लेकिन हाथ उठाना सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, इंसानियत भी मर जाती है। ये सुनकर संध्या देवी और आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। बड़े होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस कहानी का पहला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।